नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। इसी वजह से इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे हर एक सब्जेक्ट को क्लियरली समझाया जा सके। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था तब इसमें 22 पार्ट्स थे, लेकिन अब अमेंडमेंट्स के बाद ये नंबर 25 हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कवर करता है। जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के लिए है, पार्ट 4 डीपीएसपी के लिए, और इसी तरह यूनियन, स्टेट्स, पंचायत और इमरजेंसी प्रोविजंस अलग अलग पार्ट्स में दिए गए हैं। ये सभी पार्ट्स मिलके कवर करते हैं आर्टिकल्स 1 से लेकर 395 तक। बाद में नए आर्टिकल्स अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए। इस तरह से पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है जो हर टॉपिक को सिस्टमेटिकली कवर करता है। तो ये था पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हर एक पार्ट को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है पार्ट 1, जो कवर करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी को। ये आर्टिकल्स 1 से 4 तक कवर करता है। यहाँ बताया गया है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि इंडिया अलग अलग राज्यों का सिर्फ एक फेडरल ग्रुप नहीं है, बल्कि एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये फ्रेज ये दिखाता है कि स्टेट्स ने मिलकर भारत को नहीं बनाया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही स्टेट्स को बनाया और रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ पे अगला है पार्ट 2, जिसमें सिटीजनशिप को रखा गया है। ये आर्टिकल्स 5 से 11 तक कवर करते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा और शुरू के टाइम पे सिटीजन्स को डिफाइन करने के रूल्स क्या थे। फिर आता है पार्ट 3, जो कवर करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। इसमें 12 से 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। ये सभी नागरिकों को दिए गए बेसिक राइट्स है, जैसे इक्वलिटी का राइट, फ्रीडम का राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ईटीसी। अब बात करते हैं पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी की। ये कवर करते हैं आर्टिकल्स 36 टू आर्टिकल 51। ये प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए गाइडलाइंस है ताकि वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। इसके बाद आता है पार्ट 4A, जिसमें आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे आर्टिकल 51A में दिया गया है। इसमें नागरिकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बताई गई है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और यूनिटी बनाए रखना। नेक्स्ट है पार्ट 5, जो कवर करता है यूनियन को। इसमें आर्टिकल्स 52 से 151 तक दिए गए हैं। ये पूरा पार्ट यूनियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट 6, जो कवर करता है स्टेट्स को। इसमें 152 से 237 तक आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हाई कोर्ट। नेक्स्ट है पार्ट 7 यानी कि स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन ध्यान रहे, ये पार्ट अब ओमिट कर दिया गया है, मतलब अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो इस स्लाइड में हमने पार्ट 7 तक कवर किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है पार्ट 8 यानी कि यूनियन टेरिटोरीज। ये कवर करता है आर्टिकल 239 से 242 तक। इसमें यूनियन टेरिटोरीज की एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है पार्ट 9 यानी कि पंचायत। ये आर्टिकल्स 243 से 243O तक कवर करता है। ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में है, मतलब ये गांव से लेकर जिला तक के 3 टायर सिस्टम को डिटेल में डिफाइन करता है।
इसके बाद आता है पार्ट 9A यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज। ये कवर करता है आर्टिकल्स 243P से 243ZG तक। ये शहरों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है, जैसे नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर आता है पार्ट 9B यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कवर करता है आर्टिकल्स 243ZH से 243ZT तक। ये इंश्योर करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेमोक्रेटिक और प्रोफेशनल तरीके से चल सके। नेक्स्ट है पार्ट 10 यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो देखिए इसमें आर्टिकल्स 244 से 244A तक दिए गए हैं। यहाँ पे शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि उनकी यूनिक नीड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है पार्ट 11 जो डिफाइन करता है सेंटर स्टेट रिलेशन को। ये आर्टिकल्स 245 से 263 तक कवर करता है। यहाँ यूनियन और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस के प्रोविजंस दिए गए हैं। मतलब पावर शेयरिंग का पूरा फ्रेमवर्क इसी पार्ट में मिलता है। नेक्स्ट है पार्ट 12 जो एक्सप्लेन करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स को। इसमें आते हैं आर्टिकल्स 264 से 300A तक। यहाँ फाइनेंशियल मैटर्स, यूनियन और स्टेट के रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉपर्टी के राइट्स और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के रूल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है पार्ट 13 जिसके अंडर है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये आर्टिकल्स 301 से 307 तक कवर करता है। इसमें भारत के अंदर ट्रेड और कॉमर्स की फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शंस को रेगुलेट किया गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने कवर किया पार्ट 13 तक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगला पार्ट है पार्ट 14 जो डिफाइन करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स को। ये आर्टिकल्स 308 से 323 तक कवर करता है। यहाँ सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस के प्रोविजंस दिए गए हैं। अब देखते हैं पार्ट 14A यानी कि ट्रिब्यूनल्स को। ये आर्टिकल्स 323A और 323B में दिया गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और अदर ट्रिब्यूनल्स बनाने की पावर दी गई है। नेक्स्ट है पार्ट 15 जो डिफाइन करता है इलेक्शंस को। ये आर्टिकल्स 324 से 329A तक कवर करता है। ये पूरा पार्ट इलेक्शन प्रोसेस के रूल्स बताता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी डिफाइन किया गया है। फिर आता है पार्ट 16 जो कवर करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC, ST एंड OBCs को। इसमें आता है आर्टिकल्स 330 से 342 तक। यहाँ रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि उनका अप्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट है पार्ट 17 जो कवर करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। ये आर्टिकल्स 343 से 351 तक कवर करता है। आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग हिंदी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश का यूज भी ऑफिशियल काम के लिए अलाउड है और अब तक कंटिन्यू हो रहा है। जबकि आर्टिकल 351 में कहा गया है कि सरकार का ड्यूटी है हिंदी को डेवलप और प्रमोट करना ताकि वो नेशनल इंटीग्रेशन का मीडियम बन सके। अब बात करते हैं पार्ट 18 के बारे में जो रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविजन से। ये आर्टिकल्स 352 से 360 तक कवर करता है। यहाँ 3 टाइप्स की इमरजेंसीज डिफाइन की गई है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है पार्ट 19 जो डील करता है मिसलेनियस प्रोविजन से। ये आर्टिकल्स 361 से 367 तक कवर करता है। इसमें अलग अलग मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के प्रिविलेजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है पार्ट 20 जो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोसीजर बताई गई है। तो दोस्तों अभी तक हमने पार्ट 20 तक कवर किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है पार्ट 21 जो डिफाइन करता है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस को। ये आर्टिकल्स 369 से 392 तक कवर करता है। इसमें कुछ टेम्पोररी और स्पेशल
स्टेट स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए पुराने ज़माने में स्पेशल स्टेटस। यहाँ पे लास्ट में है पार्ट 22 जो कवर करता है आर्टिकल 393 से 395 तक। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का नाम, उसकी शुरुआत की डेट और हिंदी टेक्स्ट को ऑथोरिटेटिव बनाने का प्रोविज़न दिया गया है। बेसिकली ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने और पुराने ब्रिटिश लॉज को हटाने के लिए बनाया गया था। ये मेनली लीगल क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज़ को हैंडल करता है। तो दोस्तों ये थे भारत के संविधान के 22 पार्ट्स। यहाँ पे हर पार्ट एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है, जैसे कि सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, सीडीसी। ये पार्ट्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि देश डेमोक्रेटिक, फेडरल और सेकुलर तरीके से चले। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में। अब बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, सिंपल शब्दों में शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट या टेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। इसमें अलग अलग प्रोविजंस को कैटेगोराइज करके सिस्टमेटिकली रखा गया है। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब इसमें 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अमेंडमेंट्स के थ्रू नए शेड्यूल्स ऐड होते गए और आज टोटल 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो चलिए हर एक शेड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के नाम दिए गए हैं उनके टेरिटोरीज के डिटेल्स के साथ। मतलब भारत का जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप इसी शेड्यूल में डिफाइन होता है। नेक्स्ट है सेकंड शेड्यूल। तो ये शेड्यूल सैलरीज, अलाउंसेज और एमोल्यूमेंट्स के बारे में है। इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस और स्पीकर जैसे हाई अथॉरिटीज़ की सैलरीज और पार्क्स मेंशन किए गए हैं। अब बात करते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। तो इस शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस दिए गए हैं। मतलब प्रेसिडेंट से लेकर एमपीज और मिनिस्टर्स तक सबके लिए ओथ का फॉर्मेट इसी शेड्यूल में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। ये शेड्यूल राज्यसभा की सीट्स एलोकेशन के लिए है। राज्यसभा में हर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी को कितनी सीट्स मिलेगी वो डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। अब समझते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में है। ये उन एरियाज के गवर्नेंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस देता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ शेड्यूल। तो इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल रूल्स दिए गए हैं। यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स का सिस्टम मेंशन है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने कवर किया 6 शेड्यूल तक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे। अब समझते हैं 7th शेड्यूल को। ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू पावर्स डिवाइड करता है। मतलब कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन लॉ बनाएगा, कौन से पे स्टेट और कौन से पे दोनों, ये इसी शेड्यूल में लिखा है। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल। तो ये शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में है। शुरू में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई थी, लेकिन अब टोटल 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस इस शेड्यूल में इंक्लूडेड है। अब डिस्कस करते हैं 9th शेड्यूल को। तो ये शेड्यूल उन लॉज के लिए बनाया गया था जो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किए जा सके। ये मोस्टली लैंड रिफॉर्म लॉज को कवर करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने वाले लॉज इवन 9 शेड्यूल में होने पर भी रिव्यू किए जा सकते हैं। अब आता है 10th शेड्यूल, जिसे 1985 में ऐड किया गया था। इस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को दिया गया है। ये लॉ कहता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए पार्टी बदलता है तो उनकी सीट खत्म हो सकती है। अब आता है 11th शेड्यूल। तो ये शेड्यूल पंचायत के पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अथॉरिटी दी गई है। यहाँ पे फाइनली आता है 12th शेड्यूल जो म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। इसमें 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 12 शेड्यूल्स जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स और उनसे जुड़े अमेंडमेंट्स की। यहाँ पे सबसे पहले आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो देखिए, इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड किया गया। इसका मेन पर्पस था लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्ट करना जुडिशियल रिव्यू से। ये इसलिए ताकि जमींदारी सिस्टम खत्म हो और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्मूथली हो सके। नेक्स्ट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1958, जिससे 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। ये शेड्यूल पॉपुलर है एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब है कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी बदलता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट ने 11th शेड्यूल ऐड किया जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए है। यहाँ 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो ग्राम पंचायत के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे फाइनली है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसने 12th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया जो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है। इसमें 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो शहरी लोकल बॉडीज के पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जिन्होंने 9th से लेकर 12th शेड्यूल तक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।